नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। 1 फरवरी 2022 यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया बाय दी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो बजट के दिन आप सबको पता है कि सभी लोगों को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं, जीएसटी के अंदर क्या बदलाव होने वाले हैं, इनकम टैक्स के अंदर क्या बदलाव होने वाले हैं, कस्टम और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो बीइंग ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटिंग और टैक्सेशन से जुड़े सभी व्यक्तियों को यह उत्सुकता रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है कि बजट के अंदर क्या क्या बदलाव जो है वो प्रपोज किए गए हैं। तो पहली बात बजट है। तो बजट के अंदर जो बदलाव होते हैं वो प्रपोज किए जाते हैं। दैट मीन्स कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बदलाव किए ही जाए। तो ये फाइनेंस बिल होता है जिसमें जो बदलाव है, जो चेंजेस है वो प्रपोज किए जाते हैं। और जब यह फाइनेंस बिल अप्रूव हो जाता है उसके बाद फाइनेंस एक्ट बन जाता है। दैट मीन्स जो जो बदलाव अप्रूव कर दिए गए हैं अब वो क्या होंगे, फाइनेंस एक्ट के जरिए नोटिफाई कर दिए जाएंगे और वो बदलाव जो है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो फाइनेंस बिल या फिर बजट 2022-23 के अंदर क्या वो नए बदलाव है जो प्रपोज किए गए हैं। तो हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के रिगार्डिंग और इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। बजट 2022 के अंदर क्या नए चेंजेस जो है, क्या नए बदलाव जो है वो प्रपोज किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जीएसटी के रिगार्डिंग जो पहला जो बदलाव है जो प्रपोज किया गया है उसके अंदर कहा गया कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, जीएसटी के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर क्लेम करते थे। और उस इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी कि आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो जीएसटीआर 2A या फिर जीएसटीआर 2B के बेसिस पर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर कहा गया कि जीएसटीआर 2B के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको दिया जाएगा उसके अंदर भी आपको बताया जाएगा कौन सा क्रेडिट ऐसा है जो अवेलेबल रहेगा, कौन सा क्रेडिट ऐसा है जो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो दैट मींस अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2B के बेसिस पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, जो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। और उस रिस्ट्रिक्शंस के रिगार्डिंग कहा गया कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से परचेज की कोई भी गुड्स और उस व्यक्ति ने उन गुड्स के रिगार्डिंग टैक्सेस की पेमेंट नहीं की, तो ऐसे में आपके जीएसटीआर 2B में उस आईटीसी को, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। दैट मींस वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो दैट मींस अब जीएसटीआर 2B के बेसिस पर ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और साथ ही जीएसटीआर 2B में यह कैटेगराइज भी किया जाएगा कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके लिए अवेलेबल होगा, कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा उसमें रीजन हो सकता है सप्लायर हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर ए प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो हो सकता है जो सप्लायर है, जिस व्यक्ति से आपने वो गुड्स परचेज की है, उस सप्लायर ने उस प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, उस मंथ के लिए या उस क्वार्टर के लिए टैक्सेस की पेमेंट ना की हो और उसके बेसिस पर आपको जो है जीएसटीआर 2B में उसका क्लेम अवेलेबल नहीं होगा। या फिर हो सकता है सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में अपनी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा डिक्लेयर की हो और जीएसटीआर 3B में कम टैक्स लायबिलिटी पे की हो। इसके अलावा सप्लायर हैज अवेल्ड आईटीसी इन एक्सेस ऑफ जीएसटीआर 2B। जिस व्यक्ति से आपने परचेज की उस व्यक्ति ने अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए, टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए जीएसटीआर 2B में जो क्रेडिट था सप्लायर के, उससे ज्यादा क्रेडिट यूज कर लिया। सप्लायर हैज पेड टैक्स इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट
बाय यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो आईटीसी यूटिलाइजेशन के रिगार्डिंग जो लिमिट लगा रखी है उससे ज्यादा क्रेडिट अवेल कर लिया फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो दैट मींस अब रेसिपिएंट को, बायर को यह भी इंश्योर करना होगा कि जो सप्लायर है वह अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहा है या नहीं। अगर सप्लायर अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर रहा तो ऐसे में रेसिपिएंट को प्रॉब्लम आने वाली है और उसको वह क्रेडिट जो है नहीं अवेलेबल होगा, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। तो दैट मींस अब बायर को यह करना होगा कि वह जिस भी सप्लायर से कोई भी सप्लाई रिसीव करता है, मेक श्योर कि सप्लायर उस पर अपनी टैक्स लायबिलिटी प्रॉपरली डिस्चार्ज करे, पे करे। उसके बाद अमेंडमेंट की गई सेक्शन 16 में जो बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, इसके रिगार्डिंग कहा गया कि आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड अनलेस इनवर्ड सप्लाईज एज कम्युनिकेटेड एज पर सेक्शन 38 हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड। तो यहां पर अगेन अगर जीएसटीआर T2B के अंदर किसी आईटीसी पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है तो आप उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दैट टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप सबको पता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एक टाइम लिमिट जो है वो फिक्स की गई है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिगार्डिंग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की, अवेल करने की जो लास्ट डेट है वो है ड्यू डेट ऑफ द सितंबर मंथ जीएसटी रिटर्न, दैट इज जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 3B सितंबर मंथ की जो ड्यू डेट रहेगी उस डेट तक ही आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, 21-22 के लिए अगर मैं बात करूं, सितंबर 22 की जो जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट रहेगी वो ड्यू डेट आपकी होती है लास्ट डेट फॉर इंटाइटलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन अब यहां पर एक बदलाव किया जा रहा है और इसके अंदर कहा गया कि सितंबर मंथ की जो जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है अब वो डेट नहीं होगी, अब आपको आईटीसी क्लेम करने की नई डेट दे दी गई 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 21-22 के रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है 30 ऑफ द नवंबर 2022। तो यहां पर एक रिलीफ लोगों को मिलने वाली है। जो सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B रिटर्न की ड्यू डेट तक आईटीसी क्लेम करना होता है उसके रिगार्डिंग अब एक फिक्स डेट यहां पर प्रोवाइड कर दी गई है फॉर द रिकंसिलिएशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एज पर योर जीएसटीआर 2A 2B। तो जीएसटीआर 2A 2B के बेसिस पर अब आप एक रिकंसिलिएशन बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई आईटीसी आपका मिस हो गया है जिसको आप क्लेम नहीं कर पाए, 30 ऑफ द नवंबर तक आप वो जो है क्लेम कर सकते हैं। कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस यहां पर जो है चेंज किए जा रहे हैं। कंपोजिशन स्कीम में जो है अब अगर आप जो जीएसटी एनुअल रिटर्न है रिगार्डिंग कंपोजिशन स्कीम, अगर वो आप टाइमली फाइल नहीं करते और जो ड्यू डेट है उसके 3 महीने तक अगर जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की गई है बाय द कंपोजिशन डीलर तो ऐसे में उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए करंटली 6 मंथ्स की जो रिटर्न्स है वो फाइल होनी चाहिए। अगर वो फाइल नहीं करता है तो ऐसे में उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बदलाव किया गया है, 6 मंथ्स को जो है वो डिलीट कर दिया गया है और कहा गया है कि एज पर दी एज में बी प्रिस्क्राइब। तो दैट मींस अब जो नया पीरियड होगा वो रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि कितने महीने तक की रिटर्न्स अगर फाइल नहीं हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो जैसे ही रूल्स नोटिफाई होंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने महीने की रिटर्न्स फाइल ना करने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कंपोजिशन डीलर्स के रिगार्डिंग कहा गया कि जो एनुअल रिटर्न है वो अगर ड्यू डेट के 3 महीने तक फाइल नहीं की गई तो ऐसे में कंपोजिशन डीलर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। A person paying tax under composition scheme fails to furnish return for a financial year up to 3 months from the due date of furnishing said return। तो ऐसे में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। जो अदर पर्संस हैं, अदर टैक्स पेयर्स हैं, रेगुलर पर्संस हैं, उनके केस में जो है रूल्स के अंदर यह बात नोटिफाई की जाएगी
कि उनके लिए क्या टाइम पीरियड रखा जाएगा। उसके बाद अगेन जैसा कि आईटीसी के रिगार्डिंग जो टाइम लिमिट चेंज की गई, वो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग भी चेंज की गई है। 30 नवंबर तक डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किए जा सकते हैं। तो ऐसे में फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अगर हम बात करें तो 30 नवंबर 2022 तक अगर आपका कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो इशू किया जाना था वो आप इशू कर सकते हैं। सिमिलर वे में सेक्शन 37 के अंदर जो आप अमेंडमेंट करते हैं, मान लीजिए जीएसटीआर 1 के अंदर आपने कोई गलती कर दी है, किसी बिल को आपको अमेंड करना है, तो ऐसे में वो अमेंडमेंट भी अब आप 30 नवंबर तक कर सकते हैं। तो जो भी सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा, उस सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी 30 नवंबर डेट होगी, उस डेट तक आप जो है जीएसटीआर 1 को अमेंड कर सकते हैं। बिल्स जो आप चेंज करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। उसके बाद फर्निशिंग ऑफ रिटर्न सेक्शन 39। तो सेक्शन 39 के अंदर काफी सारे बदलाव यहां पर किए गए हैं। सबसे पहले नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी के लिए जो 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती थी, अब वो 13th डे होगी। ऐसा इसलिए किया गया कि जैसा कि आप सबको पता है कि सभी के लिए जीएसटीआर 1 फाइल करने की ड्यू डेट 11th और 13th डे है ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो ऐसे में जीएसटीआर 2B के अंदर सही सही जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है शो हो सके, तो इसके लिए जो है स्ट्रीमलाइन करते हुए एनआरटीपी के लिए भी 13th डे जो है वो रिटर्न फर्निश करने की जो है ड्यू डेट रखी गई है। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न रिड्यूस्ड so that detail of inward supplies can be auto populated in GSTR 2B. After that, time limit for rectification of error or omissions in respect of return furnished in previous financial year extended up to 13th नवंबर। तो सेम वे में यहाँ पर जो है रिटर्न्स के अंदर अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप 13th नवंबर तक कर सकते हैं। फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेम टैक्स पीरियड इज प्री कंडीशन फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 3। तो जीएसटीआर 3 फाइल करने के लिए पहली कंडीशन होगी कि आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी होगी। दैट मींस जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे तभी आप जीएसटीआर 3 फाइल कर पाएंगे। तो यहाँ पर जीएसटीआर 1 जो अभी तक मान लीजिए आप जो है पहले जीएसटीआर 3 फाइल कर देते हैं, उसके बाद आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, ऐसा आगे आप नहीं कर पाएंगे। पहले आपको जीएसटीआर 1 ही फाइल करनी होगी, आफ्टर दैट आप जो है जीएसटीआर 3 फाइल कर पाएंगे। तो ये जो है चेंजेस बदलाव जो है प्रपोज किए गए हैं सेक्शन 39 के अंदर। अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तक आप जो आईटीसी है वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर क्लेम करते थे, प्रोविजनल बेसिस पर क्लेम करते थे, लेकिन अब जो है आपको जीएसटीआर 2B के बेसिस पर ही जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कराया जाएगा। और अगर मान लीजिए सप्लायर ने अपनी टैक्स लायबिलिटी सही से डिस्चार्ज नहीं की है, तो ऐसे में रेसिपिएंट को भी आईटीसी लेने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। दैट मींस रेसिपिएंट जो है, बायर जो है, वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में मेक श्योर यहाँ पर अब रेसिपिएंट के ऊपर बर्डन है कि वो सप्लायर को ट्रैक करता रहे कि सप्लायर ने अपनी लायबिलिटी जो है डिस्चार्ज कर दी है या नहीं की है। तो मान लीजिए अगर किसी सप्लायर ने अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं की है, तो ऐसे में उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर वो आईटीसी जो है रेसिपिएंट को, बायर को अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। तो यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बर्डन बायर पर रहेगा, रेसिपिएंट पर रहेगा कि वो सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी को भी ट्रैक करे। आफ्टर दैट एक अमेंडमेंट जो है ऑलरेडी प्रपोज पहले ही की जा चुकी है कि डिस्टिंक्ट पर्सन, मान लीजिए मैं हरियाणा में भी रजिस्टर्ड हूं और दिल्ली में भी रजिस्टर्ड हूं, और हरियाणा स्टेट के अंदर मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कुछ फंड्स हैं, तो अब मैं उसको अपने दिल्ली स्टेट कैश लेजर में शिफ्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पर अलाउ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट्स अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन। तो डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में जो है अब आप जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से दूसरे स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट ट्रांसफर कर पाएंगे। आफ्टर दैट एक रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जो है 1 जुलाई 2017 से, जिसमें कहा गया था कि मान लीजिए अगर आपने गलत आईटीसी अवेल कर लिया लेकिन आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो ऐसे में आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, सिंपली आपको रिवर्सल करना होगा। लेकिन अगर आपने वो गलत आईटीसी अवेल भी कर लिया, यूटिलाइज भी कर लिया, तो ऐसे में आपको 24% पर मंथ
पर एनम के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यहाँ पर एक रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है 1 जुलाई 2017 से, फॉर लेवी ऑफ इंटरेस्ट वेयर आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। अगर आपने यूटिलाइज भी कर लिया है तो आपको 24% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर आपने सिर्फ अवेल किया है, उसको यूटिलाइज नहीं किया है, वो आपके क्रेडिट लेजर में अभी भी अवेलेबल है, तो ऐसे में आप उसको सिर्फ रिवर्स करें। तो ये तो थी जीएसटी से जुड़ी कुछ मेजर अमेंडमेंट्स जो प्रपोज की गई है। तो अगर ये सभी प्रपोज अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट के अंदर चेंज हो जाएंगी तो ये सभी जो अमेंडमेंट्स है बाय नोटिफिकेशन जो है इनको नोटिफाई कर दिया जाएगा। हालांकि हमने सिर्फ मेजर हाइलाइट्स डिस्कस की है। बजट्स के रिगार्डिंग एक डिटेल डिस्कशन हम अलग से करेंगे, जिसके लिए आप हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बजट के रिगार्डिंग पूरा सेशन, कंप्लीट डिटेल्ड सेशन जो है हम लोग अलग से जो है उसके अंदर अपलोड करने वाले हैं। अब बात करते हैं कुछ डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स, दैट मींस इनकम टैक्स के रिगार्डिंग क्या अमेंडमेंट्स, क्या बदलाव जो है वो प्रपोज किए गए हैं। तो पहला बदलाव है एक नई रिटर्न, दैट इज अपडेटेड रिटर्न का एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है। आप सबको पता है कि रिवाइज रिटर्न, जैसा कि आपको पता है आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, तो ऐसे में रिटर्न रिवाइज करने के लिए आपको 9 मंथ्स तक का ही पीरियड अलाउ किया जाता है। अब मान लीजिए आपको कोई गलती 9 मंथ्स के बाद पता चलती है, तो 9 महीने के बाद जब आपको अपनी गलती पता चलती है, अब आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो ऐसे में अपडेटेड रिटर्न का नया कॉन्सेप्ट लाया गया और अपडेटेड रिटर्न्स के अकॉर्डिंग आप 2 साल तक 24 मंथ्स तक अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस यहां पर लगा दी गई कि अपडेटेड रिटर्न आप तभी फाइल कर पाएंगे जब आपने गलती से किसी इनकम को अपनी ओरिजिनल रिटर्न या रिवाइज रिटर्न के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है, जिसकी वजह से कोई टैक्स लायबिलिटी है जो आपने पे नहीं की, वो आप पे करना चाहते हैं, तो ही आप जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए अपनी इनकम को रिड्यूस करना चाहते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं, जो आपने ओरिजिनल रिटर्न या रिवाइज रिटर्न में डिक्लेयर की थी, वो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो नया कॉन्सेप्ट यहां पर लाया गया, अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब रिटर्न आप अपडेटेड रिटर्न कब फाइल नहीं कर पाएंगे? इफ सच रिटर्न इज ऑफ ए लॉस। तो अगर आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए लॉस डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। सच रिटर्न हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी। जो टैक्स लायबिलिटी आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं उसको आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। सच रिटर्न रिजल्ट्स इन रिफंड और इंक्रीज द रिफंड ड्यू। तो अगर अपडेटेड रिटर्न की वजह से आपका रिफंड अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सर्च और सर्वे इज कंडक्टेड। अगर सर्च और सर्वे कंडक्ट किया जा चुका है तो आप नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न हैज ऑलरेडी बीन फर्निश्ड, तो दैट मींस अपडेटेड रिटर्न आप एक ही बार फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आप फर्दर अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकम्प्यूटेशन और रिवीजन ऑफ इनकम इज पेंडिंग और हैज बीन कंप्लीटेड फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो उस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए अगर रीअसेसमेंट की जा चुकी है तो ऐसे में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो दैट मींस गवर्नमेंट सीधा सीधा आपको ये कहना चाह रही है कि अगर आपने कोई टैक्स पे करना भूल गए हैं किसी इनकम पर, तो वो आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए पे कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है जिन लोगों ने जो है कोई इनकम एक्सेस डिक्लेयर कर दी, उसको वो अब जो है वहां से हटाना चाहते हैं, अपने रिफंड अमाउंट को इंक्रीज करना चाहते हैं या लॉस अमाउंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, लॉस डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो वो अपडेटेड रिटर्न से पॉसिबल नहीं। अब बात आई कि अपडेटेड रिटर्न के जरिए आप टैक्स की पेमेंट करेंगे और जो इनकम आपने डिक्लेयर नहीं की उसको आप डिक्लेयर करेंगे। तो कहा गया कि अपडेटेड रिटर्न का जो टैक्स होगा वो आप सेक्शन 140B के तहत जो है पे करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। तो अपडेटेड रिटर्न टू बी अकम्पेन्ड बाय द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 140B। तो यहाँ पर सेक्शन 140B जो है वो गवर्न करेगा पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू टू अपडेटेड रिटर्न। उसके अलावा कहा गया कि अपडेटेड रिटर्न में भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टैक्स डिक्लेयर करेंगे और पे कर देंगे, उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट और लेट फाइलिंग फीस तो पे करनी ही होगी। और
अगर आपने अपडेटेड रिटर्न 12 मंथ्स के अंदर फाइल कर दी है और आपने जो है अपनी टैक्स, अपनी इनकम को डिक्लेयर किया है, जो आपने ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न के अंदर डिक्लेयर नहीं किया था, तो अब क्या होगा, अब उस पर आपको 25% जो है एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी होगी, और 50% इन केस अपडेटेड रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर 12 मंथ्स बट बिफोर 24 मंथ्स। और अगर आपने 12 महीने के बाद फाइल की है अपडेटेड रिटर्न, 24 मंथ से पहले की है, तो ऐसे में 50% ऑफ इन केस ऑफ अपडेटेड रिटर्न। तो ये जो है अपडेटेड रिटर्न, ध्यान रखें, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी कोई इनकम डिक्लेयर नहीं की, जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी पेंडिंग रह जाती है। उसके अलावा कुछ क्लैरिफिकेशन यहां पर दी गई, जो मेजर क्लैरिफिकेशन दी गई रिगार्डिंग सेस एंड सरचार्ज। तो आप सबको पता है जो इनकम टैक्स होता है वह एक पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है और एज एन बिजनेस एक्सपेंस उसको अलाउ नहीं किया जाता। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता था कि इनकम टैक्स पर जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है या कोई सरचार्ज है जो पे किया जाता है, क्या वो बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो काफी सारे कोर्ट्स में जो है काफी सारे इश्यूज रहे इसके रिगार्डिंग। कुछ कोर्ट्स ने इसको एज ए बिजनेस एक्सपेंस अलाउ कर दिया, कुछ कोर्ट्स ने इसको एज ए बिजनेस एक्सपेंस अलाउ नहीं किया। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी दी गई कि अगर इनकम टैक्स के रिगार्डिंग कोई भी सरचार्ज, कोई भी किसी भी तरह का सेस अगर पे किया जा रहा है तो वो भी इनकम टैक्स की श्रेणी में ही रखा जाएगा। दैट मींस वो बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर पर अलाउ नहीं होगा। तो इसका मतलब उन सभी कंफ्यूजन्स पर यहाँ पर जो है वो पूर्ण विराम लगा दिया गया है कि किसी भी तरीके का सरचार्ज और सेस जो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग है वो अलाउएबल एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड दैट द टर्म टैक्स इंक्लूड्स and shall be deemed to have always included any surcharge or cess or such tax to provide for disallowance of surcharge or cess paid under the act. तो that means earlier courts में भी अगर यह अलाउ कर दिया गया था, अब उसको भी क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 14A के रिगार्डिंग कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इंसर्ट की जा रही है। सेक्शन 14A में बेसिकली जहां पर आपके पास एग्जेम्प्ट इनकम और टैक्सेबल इनकम दोनों इनकम होती है, तो उस केस में जो है आपकी जो एक्सपेंसेस है उनको जो है प्रोपोर्शनेटली अलाउ किया जाता है। जो एक्सपेंस आपके एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड होते हैं वो एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किए जाते। तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेट करते हैं, लेकिन उस ईयर के अंदर वो एग्जेम्प्ट इनकम अक्रू और अराइज नहीं होती है, नेक्स्ट ईयर के अंदर वो एग्जेम्प्ट इनकम अक्रू और अराइज होती है। तो ऐसे में कहा गया कि भले ही कोई इनकम एग्जेम्प्ट इनकम अक्रू अराइज ना हो, उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा आपको जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। Explanation inserted to clarify that the disallowance under section 14A shall apply and shall be deemed to have always been applied in a case where exempt income has not accrued or arise or has not been received during the previous year relevant to an assessment year and the expenditure has been incurred during the said previous year. So that means एक्सपेंडिचर तो आपने इसी साल में इनकर कर लिए और इनकम इस साल में अक्रू अराइज नहीं हुई, तो ऐसे में उस एग्जेम्प्ट इनकम के रिगार्डिंग वो एक्सपेंडिचर भी अलाउ नहीं किए जाएंगे, वो डिसअलाउ किए जाएंगे। उसके अलावा सेक्शन 37 के अंदर कुछ क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन यहां पर इंसर्ट की जा रही है, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई भी एक्सपेंडिचर जो एक ऑफेंस है या फिर किसी कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड है, तो उस नेचर का कोई भी एक्सपेंस जो है वो अलाउ नहीं किया जाए। तो 37 के अंदर जो आपके जनरल एक्सपेंसेस हैं वो सेक्शन 37 के अंदर कवर किए जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दी गई है कि कोई भी किसी भी तरह का एक्सपेंस जो ऑफेंस से रिलेटेड है, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसका एक बड़ा एग्जांपल था कि मान लीजिए आप कोई डिफॉल्ट करते हैं, लेट्स से टीडीएस के अंदर आपने कोई डिफॉल्ट किया और जो टीडीएस का जो डिफॉल्ट था, जो ऑफेंस था, उसको आपने कंपाउंड करा लिया। तो वो जो आप कंपाउंड कराने के लिए जो अमाउंट पे करेंगे वो आपको अलाउ नहीं की जाएगी, क्योंकि कंपाउंड की जाती है किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग। तो यहां पर जो कंपाउंडिंग की जाती है टीडीएस के अंदर, वो कंपाउंडिंग के लिए आप जो फीस पे करेंगे, जो अमाउंट आप पे करेंगे, वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी ऑफेंस की कंपाउंडिंग की जाती है, तो वो आपको अलाउ नहीं की जाएगी।
उसके अलावा सेक्शन 43 भी जो बात करता है एक्चुअल पेमेंट्स की, तो वहां पर कहा जाता है अगर कोई इंटरेस्ट है वो आपको एक्चुअल पेमेंट पर ही अलाउ होगा। अगर वो ड्यू बेसिस पर आप क्लेम कर रहे हैं और उसकी पेमेंट आपने नहीं की है तो वो आपको अलाउेबल नहीं होता है। तो कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि जो इंटरेस्ट पेबल था उसको डिबेंचर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया या किसी और सिक्योरिटीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। तो यह कहा गया कि अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट है जिसको डिबेंचर या किसी और सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया गया तो यह माना जाएगा कि वो इंटरेस्ट पे किया ही नहीं गया है। Conversion of interest payable section 43B into debenture or any other instrument by which liability to pay is deferred to a future date shall also not be deemed to have been actually paid। तो उसको भी यह माना जाएगा वो एक्चुअली पे नहीं किया गया है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दी गई है। जितनी भी न्यूली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होगी जो 31 मार्च 24 तक अपने प्रोडक्शंस को स्टार्ट कर लेंगी, कमेंस कर लेगी, उनके लिए जो न्यू टैक्स रेट होगा वो 15% होगा। तो यहाँ पर एक रिलीफ दी गई है। स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग यहाँ पर एक रिलीफ दी गई है। जो भी एलिजिबल स्टार्टअप्स होंगे 31 मार्च 2023 तक जिनका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है उनको जो है सेक्शन 80 IAC के तहत जो है बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ जो मेजर हाईलाइट की अगर मैं बात करूं, क्रिप्टो करेंसीज जो सबके लिए कंफ्यूजन रहता है टैक्सेशन के रिगार्ड, तो यहां पर एक बड़ा जो अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी वो है 30% टैक्स ब्रैकेट। दैट मींस अगर आप क्रिप्टो करेंसीज सेल परचेज करते हैं उससे आपको कोई प्रॉफिट अराइज होता है उस पर फ्लैट 30% का टैक्स आपको पे करना होगा ऑन दी प्रॉफिट एलिमेंट। कोई एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ओनली एंड ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको अलाउ की जाएगी। दैट मींस एक क्रिप्टो करेंसी आपने 100 रुपीज की परचेज की और उसको आपने लेट्स से 500 रुपीज में सेल किया तो आपका जो प्रॉफिट एलिमेंट होगा वो होगा 400 रुपीज जिस पर आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। इसके अलावा अगर कोई लॉस होता है आपको क्रिप्टो करेंसी से तो वो आप किसी अदर इनकम से साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम या फिर अदर सोर्सेज इनकम, किसी भी इनकम से आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और कोई भी कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस जो है वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। दैट मींस आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन पेमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट टू ए रेजिडेंट एट द रेट ऑफ 1% ऑफ सच सम। तो अगर आप कोई पेमेंट करते हैं क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग तो आपको 1% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप जो है पेमेंट करेंगे। वर्चुअल डिजिटल एसेट यहाँ पर एक डेफिनेशन इंसर्ट की गई है। तो जो बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज जो आपके एलिमेंट्स हैं उन्हीं को कवर करने के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की जो डेफिनेशन है वो इंसर्ट की गई है। इवन अगर आप किसी को क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट भी करेंगे तो भी यह जो है टैक्सेबल रहेगी। इसको जो है प्रॉपर्टी जो आपकी एसेट्स होती है उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा और अदर सोर्सेज में जो टैक्सेशन है वो इसके दायरे में रहेगा और उस गिफ्ट को भी जो है टैक्सेबल किया जाएगा। उसके अलावा अगर सर्च के अंदर आपकी कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलती है और आप उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम के अगेंस्ट कोई लॉस अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो लॉस अब आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरीके का ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वो अब जो है आपको अलाउड नहीं होगा अगर किसी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के रिगार्डिंग जो है आपकी असेसमेंट की जा रही है। तो ये जो है मेजर हाइलाइट्स है जीएसटी और इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। एक डिटेल सेशन हम लोग अपने ऐप के अंदर जो है रखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी ऐप इंस्टॉल नहीं की है जल्दी से कर लीजिए। बहुत सारी अच्छी वीडियो जो है ऐप के अंदर, बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जो है ऐप के अंदर आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।